Today we are going to talk about thermodynamics. This is my love. I mean, thermodynamics मुझे इतना पसंद है कि मैं इसको समझाना मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या बात है। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स में हम आगे बढ़े, पर मेरे साथ इस डिस्कशन में मैं अपने मित्र, अपने कुलीग, अपने दोस्त और अपने साथ एक केमिस्ट्री के आईआईटीएन टीचर उनको भी लेके आया। मैं खुद भी आईआईटीएन हूँ, सर भी आईआईटीएन है और हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। और सर का नाम है शिवम सर। प्लीज शिवम सर आप आ जाइए, तो हम अपना डिस्कशन को स्टार्ट कर पाएंगे इस तरह से। हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। तो अब हम आज सर थर्मोडायनामिक्स की बात करने वाले हैं। तो थर्मोडायनामिक्स यानी हीट वीट से रिलेटेड बात कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है उसका नाम होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर सर, जब ये हम टेम्परेचर तो हमें गर्म ठंडा ये तो समझ में आता है, पर जो थर्मोडायनामिक्स मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम टेम्परेचर का मतलब समझने की कोशिश करें, जैसे वैसे तो हमें पता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस की कितना गर्म है कितना ठंडा है, पर अगर हम जो आपने कभी बार सुना होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन में टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? जैसे कि आपने डिग्री सेल्सियस में सुना होगा जो हॉटनेस है, फ़ारेनहाइट में सुना होगा, कई बार आपने केल्विन में सुना होगा। केल्विन में जब आप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो जब हम सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, क्या ये कोई चीज रिप्रेजेंट करता है? क्या करता है सर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिप्रेजेंट? बिल्कुल सर, किसी बॉडी के टेम्परेचर को ये रिप्रेजेंट करता है कि जिसकी जो स्केल होती है वो 0 केल्विन से स्टार्ट होकर के आगे तक बढ़ती जाती है। इसमें मैंने जैसा मैं समझता हूं सर कि टेम्परेचर, अगर किसी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है 0 केल्विन का मतलब होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स के पास किसी भी तरह का मोशन या एनर्जी नहीं। बिल्कुल सर, वो रेस्ट पर है, ऐसा मानते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, इट इज एक्चुअली मेजरिंग, it is actually measuring, somehow it is measuring, not exactly but somehow it is measuring the kinetic energy of the molecules. बका आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट इधर उधर भाग रहे हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये सब उनके पास तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाली चीज को नाम एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मोटा मोटा अगर हम बात करें। और इसलिए 0 केल्विन जो डेफिनेशन है वो उसका मतलब यह है कि इस 0 केल्विन पे जाकर चीजें एकदम रुक जाती हैं, सब रुक गया, हर मॉलिक्यूल हिल रहा। गैस का ये अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये यहीं पड़ा हुआ है, 0 केल्विन चला गया। ये आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है ये यहीं पड़ा हुआ है, दे आर नॉट मूविंग। तो दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस सर। बिल्कुल सर। तो 0 केल्विन क्या अचीव किया जा सकता है सर? नहीं, 0 केल्विन अचीव थ्योरेटिकली किया जा सकता है सर। बिल्कुल थ्योरेटिकली किया जा सकता है, प्रैक्टिकली हम कभी 0 केल्विन अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज हमें कभी ऐसा मिला ही नहीं कि मॉलिक्यूल के पास वो वाइब्रेट ही ना कर रहा हो एनर्जी। तो टेम्परेचर उनकी एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना, टेम्परेचर मोटा मोटा ऑन एन एवरेज, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल एक चीज थी, वैसे यहाँ पे टेम्परेचर एक चीज है जो मोटा मोटा बताता है कि ऑन एन एवरेज सबके पास कितनी एनर्जी है, वो टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन एवरी मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी पा रहा है वो उसका टेम्परेचर है। एक बड़ा फंडामेंटल भगवान ने फ्रेटर्निटी जिसे कहते हैं, भाईचारा कहते हैं, तो फ्रेटर्निटी भगवान ने डेवलप कर रखी है। भगवान ने कहा कि जब भी तुम्हें कोई गरीब मिले और तुम लोग अमीर हो तो एक ऐसा काम करो, गरीबी अमीरी छोड़ो, सब मिल बांट के खाओ। यानी कि कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं तो रसगुल्ले खाऊंगा, सामने घर में सूखी रोटी नहीं है। अगर उसके घर में सूखी रोटी नहीं है, तुम्हारे घर में रसगुल्ले बराबर पैसे हैं, तो भाई साहब यू गाइज हैव टू, अगर तुम्हें मौका मिला उससे मिलने का, अगर तुम्हारा भगवान ने उससे करेक्शन कराया, उसको तुमसे जोड़ा, तो तुम्हें क्या करना है? अपने रसगुल्ले और उसकी रोटी को मिलाकर, सबका मिलाकर एक पैसे इकट्ठे कर सबको बराबर बराबर बांटना है। सर शायद यही करने की कोशिश करते हैं सर, टेम्परेचर बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो जब दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे होती है तो क्या होता है सर? तो हीट ट्रांसफर होती है सर, और हीट ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और यही एकदम नेचुरल फिनोमिनन है। वैसे तो सर हीट ट्रांसफर अपन लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर भी कर सकते हैं, बट वो नेचुरल फिनोमिनन नहीं होगा, उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि पानी नीचे से ऊपर नहीं जाता है, लेकिन जाता है सर, पानी की टंकी भी तो भरती है हमारी, तो उसके लिए भी हमें एक्सटर्नली मोटर का बटन दबाना पड़ता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जाती है। सेम फिनोमिनन यहाँ भी एप्लीकेबल। तो रेहान सर आपको दिख रहा है, आप भी बैठे हुए, कि क्या ये बिल्कुल वैसी कहानी चल रही है जैसी हम अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं कि नेचुरली हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है, लेकिन अगर हमें अपना काम करवाने, हमारा काम इनको फिर करवाना था कि टंकी में पानी भरना था, तो उन्होंने कहा मोटर फोटर लगाओ, तो वो 5 गुंडे आपके जो थे वो यहाँ पे भी आएंगे।
वो जो कभी बिल्कुल सर। भी हमें अगर ऐसा काम करवाना है जो कि नेचर के नेचर के अगेंस्ट अगेंस्ट है तो गुंडे चाहिए। गुंडे चाहिए। गुंडे आएंगे और वो काम करेंगे। तो ये बड़ा फंडामेंटल, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी हुई कि जब भी सर ने कहा कि किया जा सकता है पर अपने आप नहीं होगा, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो नेचुरल अकरिंग प्रोसेस में भगवान ने क्या कहा है कि सब लोग एक जैसे रहोगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, मैंने सबको एक जैसा बनाया है। तुम लोग क्यों आपस में भेदभाव कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, सब मिलके रहो। तुम ज्यादा कमाते हो, वो कम कमाता है, अपने पैसे उसको दो ताकि सब बराबर रहे। तो व्हेनेवर टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट औकात कम्स इन कॉन्टेक्ट, they flow energy from one place to another, higher to lower, तब तक जब तक उनका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, यानी हीट का फ्लो होता है। और जो ये एनर्जी का फ्लो होता है ना, इसे ही हीट कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जब आप हीट की बात करते हैं ना, हीट इज नॉट अ एनर्जी विच इज कंटेन्ड इन समथिंग। जैसे कि जब चार्ज चलता है तो उसे करंट कहते हैं, उसी तरह से जब एनर्जी चलती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। Whenever अगर कोई आपसे पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो आप बोलोगे व्हाट इज हीट, तो आप कहोगे हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। और थोड़ा पढ़ा लिखा मिले हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो लगेगा बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, पर मुद्दा यह है कि जब गर्म से ठंडे में कांटेक्ट में आएगा तो एनर्जी चलेगी, और चलती हुई इस एनर्जी को ही हीट कहते हैं। बिल्कुल सही। तो हीट की बात हम समझ गए सर। ये जैसे आपने समझाया कि ये हॉट बॉडी, ये वार्मर ऑब्जेक्ट है, ये कोल्डर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हीट का फ्लो ऐसे नेचुरली हो रहा है। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी है। सर हीट का यूनिट आपको पता है? हीट का यूनिट जब कैलोरी था ना, कैलोरी हीट का यूनिट जब दिया गया था, तो उस जमाने में लोगों को पता नहीं था कि हीट भी एक तरह की एनर्जी होती है। उस जमाने में लोगों को पता नहीं था कि हीट एनर्जी होती है। उनको लगा कुछ तो सला जा रहा है, भाई हम छू रहे हैं ठंडा ठंडा, तो हमें लग रहा कुछ अलग फील आया, गर्म छूने अलग फील आया, तो हमें लगा कुछ तो चल रहा है। तो हम जब कुछ चल रहा है उसको हमने नाम दिया हीट दिया था, और हमें पता नहीं था कि वो एनर्जी है। हमें एनर्जी तो लगती थी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लगती थी, तो हमने इसको नई यूनिट दे दी कैलोरी। इसीलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हीट का सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस जो हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट सिस्टम है, उसमें कैलोरी है, जबकि एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग है। एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि पुराने जमाने में सीजीएस यूनिट ही चलता था, और उस जमाने के लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी हीट भी एक एनर्जी है, इसलिए उन्होंने कैलोरी दिया था। एंड यू वोंट बिलीव कि एक बार जेई मेंस के एक पेपर में आ गया, 1 यूनिट ऑफ हीट इन सीजीएस सिस्टम इज फ्लोइंग फ्रॉम देयर टू देयर। अब लोगों का सीजीएस सिस्टम, लोगों ने अर्ग चिपका के आ गए। पर यहां पे थोड़ी, आपने कभी सुना होगा, जूल एक आदमी है, जूल एक आदमी था जिसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक क्या किया, उसने एक बड़े बर्तन में सर उसने एक घिरनी सी लगा दी, एक व्हील लगा दी, और इस व्हील को ऐसे करके ऐसे किया, और यहां पर उस व्हील के साथ यहां एक ब्लॉक टांग दिया। जब ये ब्लॉक नीचे गया तो ये व्हील घूमने लगी, ये घूमने, इसको अरेंज किया तो घूमने लगी। घूमने से ये पानी गर्म हो गया। अच्छा, तो उसने कहा इसका मतलब है इसकी एनर्जी इसको मिली और इसकी एनर्जी इसको मिली, इसका मतलब ये हीट एनर्जी ही होती है जो ट्रांसफर हुई। तो हीट इज नथिंग बट एनर्जी। और उसने कहा कि रुको, हीट तुम कहते हो कि गर्म और ठंडा, मगर रुको, गर्म ठंडा, कोई गर्म कोई ठंडा नहीं था, देखो गर्म हो गया। कहां से आई? तो उसने कहा मेरी मैकेनिकल एनर्जी को मैंने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और गरम गरम फील हो रहा है, गरम गरम फील हो रहा है। तो हीट को इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जूल ने बताया था। इसीलिए उन्होंने एक कैलोरी और जूल का एक रिलेशन जो है, जो आपको पता होगा शायद, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186। आज ही रजत सर ने एकदम पूरा बोला था, जूल के बराबर होता है, 4.186 जूल के बराबर है। इसे कहते हैं जूल इक्विवेलेंट। जूल ने पहली बार ये बताया कि कैलोरी और जूल यानी हीट और एनर्जी एक ही बात है। तो दिस इज व्हाट ही हैज टोल्ड अस। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे। सर आगे क्या ये कहानी है, क्या बड़ा बड़ा डायग्राम बनवा के लाए हैं? थर्मोडायनेमिक्स एक स्टडी है एनर्जी हीट वर्क की। अब सर ये वर्क एक अलग बात आ गई यहाँ पे। वर्क, एनर्जी और हीट की बात तो आपने कर दी है। सर वर्क की मैंने की ना आपको इनडायरेक्टली, जब मैंने ऐसे किया तो मैं ही तो मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरी मेहनत थी, मेरी ताकत थी, मैं एनर्जी कर रहा हूँ, मैं ये वर्क कर रहा था। इस वर्क ने ही तो इसको गर्म किया। तो एनर्जी और वर्क तो हमें पहले से ही पता था कि मैकेनिक्स में हमने पढ़ रखा है कि इफ यू डू वर्क यू विल चेंज काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इज अ
also work gives us कि भैया तुम when you do work it means you are creating energy but you are losing some of your own internal energy. तो work is a process of converting energy from one form to another form. So this is what we know about work. तो yes sir, work energy heat हम अब हम समझ गए कि भैया इसका नाम एनर्जी हीट वर्क, इसको कहते हैं सिनोनिम कह लो, इसको सिनोनिम कह लो। वैसे सिनोनिम सही नहीं है, बस पर्यायवाची है एक दूसरे के, यानी कि सब एक ही जैसी चीजों के अलग अलग नाम है। मेरे को अलंकार याद आ रहा था तो मुझे लगा कि बीच में ये श्लेष अलंकार का उल्टा है। श्लेष अलंकार जो होता है उसमें एक बार शब्द आता है, उसके 3 अर्थ होते हैं, या 3 शब्द आए उनके अर्थ एक है, तो ये श्लेष अलंकार का उल्टा है। तो ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल भी है सर? जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट यही बात हुई है कि हम कैसे इनको इंजन्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, पावर प्लांट्स में हीट वर्क एनर्जी को यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, जिनका डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज तो हम आगे चलकर पढ़ते हैं। ये मुझे ये पता है सर, ये जो है ना, ये 2 चीजें, हाँ। ये वो आदमी है जो नेचुरली काम करता है, ये गर्म जगह से ठंडी जगह पे हीट देते हैं तो ये काम करता है। ये है गंदा आदमी ये समाज में नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अननेचुरल काम कर रहा है। ये ठंडी जगह से हीट लेकर ठंडी जगह से हीट लेकर गर्म जगह पे भेजता है। तो रेफ्रिजरेटर और इंजन 2 तरह के थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस होते हैं, जिन्हें हम रेफ्रिजरेशन साइकिल या इंजन साइकिल कहते हैं। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। और इंजन साइकिल और रेफ्रिजरेशन साइकिल का बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये जो बंदा है ये हायर टेम्परेचर से हीट लेता है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा देखूं क्या करूं, मोटा मोटा, तो इंजन क्या करता है, यहां पे हायर टेम्परेचर की एक बॉडी है, उससे इंजन हीट लेगा, इंजन लीडिंग हीट, और लोअर टेम्परेचर की बॉडी को हीट निकाल के दे देगा। यहां से हीट लेगा, यहां से निकाल के देगा, और इसी दौरान जो डिफरेंस होगा उससे हमारे लिए काम करेगा, हमारी कार चलाएगा, हमारी कार चला देगा। तो दिस इज हाउ दिस इंजन वर्क। एंड हाउ रेफ्रिजरेटर वर्क? रेफ्रिजरेटर साला उल्टा काम करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडी जगह से हीट लेता है और गर्म जगह पे हीट भेजता है। तो क्या ये अपने आप कर सकता है? नहीं सर, ये अपने आप नहीं कर सकता। तो इसको चाहिए एनर्जी। ये क्या हमारे लिए काम करेगा? हमसे कहेगा हम प्लीज हमारे को कुछ दे दो, तो हमसे लेता है ये, और ये हमसे लेता है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई लेता है, यही इसके ऊपर हमें वर्क ऑन करना पड़ता है, ऑन रेफ्रिजरेटर करना पड़ता है। और यहां वर्क बाई इंजन होता है। इंजन हमारे लिए मैकेनिकल वर्क करता है हमारे लिए, लेकिन रेफ्रिजरेटर हमारे लिए, हमें रेफ्रिजरेटर पे काम करना पड़ता है। तुम्हें बनाया क्यों गया? अब इसमें तो मैं आऊंगा तो मैं 300 साल तक बोलता रह जाऊंगा। ये कहानी आती है, एक कहानी है, आगे हम बात करेंगे, इसके आगे आएगी एंट्रोपी की। पर तुम्हें बनाया क्यों गया है? व्हाट इज योर पर्पस? व्हाई गॉड मेड यू? गॉड मेड यू टू फ्रेगमेंटाइज एनर्जी। ये क्या बोला? गॉड ने कहा चिल्लर करो। वो कहता है पेड़ों से, अरे सुनो, सन बहुत एनर्जी भेज रहा है, इसकी एनर्जी को तोड़ो और यूजेबल फॉर्म में बनाओ और लोगों को बांटो। लोगों से कहता है तुम इस यूजेबल एनर्जी को खाओ और उसको दूसरे फॉर्म में बनाओ। तो तुम जब ज्यादा एनर्जी खा लेते हो तो दिमाग खराब होता है, तुम्हारे दिमाग का खराब होता है कि तुम साले इतना खाए क्यों हो, इतना ज्यादा क्यों खा रहे हो। तुम्हारे अंगों को वो कहता मैं काम ही नहीं करूंगा, भाग। दिमाग गुस्सा हो जाता है, कहता कि मैं काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं काम करूंगा? क्योंकि तुम्हें इतना खाने के लिए बनाया नहीं है, यू आर नॉट मेड फॉर दिस। तो वो सुस्त हो जाता है, वो कहता मैं सोने जा रहा हूं, भाग, मैं कुछ काम नहीं करूंगा। और दिमाग सुस्त हो, हाथ पांव भी सुस्त हो गए। इसलिए खाना उतना ही खाना चाहिए जितना आप वापस काम कर पाओ। इसीलिए कहा जाता है कि जितना खाइए उतने का काम करिए, चर्बी इकट्ठा मत करिए, बिकॉज दिमाग को पसंद नहीं है। और दिमाग जितने लोग चर्बी एनर्जी इकट्ठा करते हैं उनको लेथार्जिक बना देता है। बिल्कुल सर, ठीक है सर, आगे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया है सर, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे हीट और वर्क को इंटररिलेट करता है। और एक्चुअल में ये डेल्टा यू जो लिखा हुआ है, ये डेल्टा यू का मतलब क्या है? ये नई चीज आई है सर, जो अभी तक हमने इस क्लास में तो इंट्रोड्यूस नहीं की है। बिल्कुल, अब मैं आपको समझाता हूं सर। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें हम क्या करते हैं, मैं पहले एक बात समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने में बड़ा कठिन लग रहा है, डेल्टा यू डेल्टा क्यू पता नहीं क्या है, तो मैं समझता हूं, पहले इनका मतलब समझता हूं। एक मेरे को सर, आपको आपका घर बन रहा है, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्टर रखा, बिल्कुल, आपने कॉन्ट्रैक्टर रखा, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने से आपने पूछा कि पूरा का पूरा ये जो हमारा प्लॉट है, इसको पूरा घर बनाना है। आपके पास टाइम था नहीं, तो आपने कहा भैया तुम ठेका ले लो।
तो आपने पूछा कितने बिल्कुल। पैसे वो लगेंगे, उसने आपके घर के लिए कहा कि भैया 1 करोड़ रुपए लगेंगे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, ठीक है। आपने उसको 1 करोड़ रुपए दे दिए, 1 करोड़ रुपए दे ठीक है। दिए। अब बताइए क्या वो 1 करोड़ रुपए का पूरा घर बना देगा आपके? नहीं बनाएगा सर, क्या करेगा सर? बीच में कुछ तो खाएगा कुछ सर। तो खाएगा ही खाएगा, कुछ तो खाएगा। तो ये आपने दिए पैसे, ये उसने किया काम, और बीच में कुछ खा गया। तो जो इनका डिफरेंस है वही तो अपने पास रखेगा। बिल्कुल। तो ये इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस? फर्स्ट लॉ, वो फर्स्ट लॉ तो इज अ वेरी कॉमन सेंस लॉ, देयर इज नो फिजिक्स इन इट। वो कह रहा है कि डेल्टा यू का मतलब होता है द एनर्जी केप्ट बाय द सिस्टम, जो उसने खुद अपने पास रख ली। तो यू उसकी एनर्जी है, तो डेल्टा यू का मतलब होता है बढ़ी हुई एनर्जी। तो पहले से उस आदमी के पैसे तो थे, पर इनके काम करने से कुछ पैसे और बढ़ गए। तो ये बढ़ा हुआ उसके पास, बंदे के पास पैसा है, वो कहां से आया? वो मेरे सर ने उसको क्यों रुपए दिए, उसने सर का 1 करोड़ रुपए सर ने दिए, उसने 80 लाख का काम किया और 20 लाख अपने पास रखे। तो वो कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी गैस को अगर आप हीट देंगे, गैस मतलब एजेंट, सिस्टम, या थर्मोडायनामिक सिस्टम का मतलब गैस है, कभी भी किसी गैस को आप हीट देंगे तो उस हीट का कुछ हिस्सा वो अपने पास रखेगी और कुछ का काम करेगी। अब किसी ने पूछा कितना अपने पास रखेगी, मैंने कहा हीट गिवन माइनस वर्क डन अपने पास रखेगी। तो ये बताना जरूरी था क्या? ये कोई किसी को बताने की जरूरत थी क्या? ये तो सबको समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज सो नेचुरल लॉ, दिस एवरीबडी डज इन द सेम मैनर, एवरीबडी बिहेव्स इन द सेम मैनर। व्हेनेवर somebody give you money to do something, you take some part of money with you and do some part of the work for him. आप किसी से भी काम कराएंगे तो वो यही करता है। तो वही उन्होंने कहा कि पैसा तो जितना है वही घूमेगा, जो तुम दिए हो उसी का कुछ काम होगा और उसी का कुछ अपने पास रखेगा। तो यानी कि आपने दिया Q, उसने रखा अपने पास डेल्टा U, और उसने किया काम W, तो रखा प्लस काम इज इक्वल टू दिया पैसा। यहां पैसा नहीं हीट है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डिड यू गेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ठीक है। डेल्टा यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा यू रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मच एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, मतलब मेरे पास कितने पैसे बढ़ गए। तो मेरे पास कितने पैसे बढ़ गए, ये तो मैं एजेंट हूं, आई एम द सिस्टम। यहां पे सिस्टम कौन है? गैस है। यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे वहां एजेंट होता है, यहां पर हमारा एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगाकर इसके अंदर एक भर देते हैं गैस, और हम कहते हैं तुम हो हमारा सिस्टम। तो अगर कोई बोले व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम, अगर अंग्रेजी वाली खेल भी खेल लेते हैं, somebody asks you what is thermodynamic system, तो आप कहोगे द गैस अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। जिस गैस के ऊपर आप हीट देना, लेना, काम करना, एनर्जी जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो अगर मैं इसको क्यू हीट दूंगा और इसने मेरे लिए डब्ल्यू काम किया, तो इन दोनों का डिफरेंस अपने पास रख लिया, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी केप्ट बाय गैस फॉर इट्स ओन सेक। यही है सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बिल्कुल सर, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ तो थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही है। वर्क क्या होता है? एनर्जी काम की फोर्स लगा के काम चला रहे हैं। तो वर्क कैसे करता है हमारा ये गैस? इस पिस्टन को हिलाकर, ये पिस्टन को ऊपर नीचे करके ये काम कर सकता है। तो आपकी गाड़ी में भी ऐसे ही काम होता है, पिस्टन ऊपर नीचे होते रहते। 4 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन, V6 इंजन, V12 इंजन जो आप सुनते हैं, उसमें वही सिलेंडर, ये गैस है जो पेट्रोल और एयर कॉम्बिनेशन का जो गैस है, वही गैस उसमें काम करता है और हमारा इंजन हमारा काम कर रहा है। अल्टीमेटली वर्क डन बाय द गैस। दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड एवरीथिंग। सर हीट ट्रांसफर, हमें ये तो पता चल गया सर कि गर्म जगह से ठंडी जगह पर हीट का ट्रांसफर होता है, पर होता कैसे है इसके बारे में जो आप बताइए। आपने क्या क्या लिखा है ये सर? कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर टू फ्लूइड मोशन। सर तो पूरा फिजिक्स का मैटर आ गया है अब। एंड रेडिएशन, हीट ट्रांसफर वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वर्ड्स तो काफी बड़े बड़े लिख रहे हैं सर। हाँ। तो इनको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की जाए तो भाई साहब, पहला इन्होंने बोला कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, कैसे पता चलेगा?
कंडक्शन की पता आपको नहीं है तो एक काम करिए, आप गर्म चाय में जाकर हाथ मत डालिएगा, गर्म चाय में जाके स्पून डालिए और स्पून का दूसरा एंड पकड़ के मुझसे फोन पे बात करते रहिए, किसी से ही बात करते रहिए, बात करें थोड़ी देर, अबे गर्म हो गया, तो आपके पास हीट तो आई, आपने गर्म पानी में हाथ भी नहीं डाला, तो हीट कैसे चल के आई होगी? डेफिनेटली रास्ता एक ही दिख रहा है, स्पून, तो स्पून से हिट के चल के, क्या स्पून जहां जो पानी स्पून का हिस्सा ऊपर चल के आ गया क्या? नहीं सर, स्पून तो वहीं रहा, स्पून हिला क्या? मैंने कहा नहीं, स्पून ने क्या काम किया? हाईवे का हीट स्पून के अंदर से होते हुए आई। तो इसका मतलब है कि जब हीट का ट्रांसफर किसी मीडियम से हो और मीडियम सिर्फ हाईवे का काम करे, खुद ना चले, खुद ना चले, यानी मीडियम वहीं रहे और हीट चले उसके थ्रू, तब हम कहते हैं कंडक्शन हो गया। यानी इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम विदाउट मैक्रोस्कोपिक ट्रांसफर ऑफ मीडियम। मैक्रोस्कोपिक क्या बोला सर ये बीच में आपने? मैक्रोस्कोपिक का मतलब मोटे तौर पे मुझे नहीं दिख रहा कि ये चम्मच चल रहा है, पर कुछ तो हुआ होगा अंदर, तो अंदर जाके हमने देखा, अंदर जाके जब हम देखे तो हमने देखा उसके अंदर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट करके एनर्जी इसको 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 ऐसे दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी ड्यू टू देयर रैंडम मोशन इनसाइड द मटेरियल वो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे थे। हमें ऊपर से दिख रहा था कि सब कुछ शांत है, यानी कि आपने क्या किया है, एक बॉक्स में चूहे बांध दिए हैं, तो चूहे अंदर खुचुर करके सब हिला रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर रख रहा बॉक्स है, सिंपल सा बॉक्स है, बॉक्स जहां रखा है वही रखा है, कुछ नहीं हो रहा, पर अंदर तो सारा खा पी के खत्म कर दे रहे हैं। तो अंदर माइक्रोस्कोपिकली देयर आर समथिंग व्हिच इज मूविंग, बट मैक्रोस्कोपिकली नथिंग इज मूविंग, दैट इज व्हाट इज कंडक्शन। नेक्स्ट थिंग इज कन्वेक्शन। इन दिस कन्वेक्शन the medium which is transferring heat is actually moving, वो खुद चलता है, चलता 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 एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है। आपने कभी देखा वो, आपने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज आपने सुनी होगी, आपने पानी का जो एसी ऊपर काहे लगाए बे? इज वाई दे से कि एसी कभी नीचे वाले विंडो में मत लगाइए। कई लोग फ्लैट में भैया बचाने चक्कर में नीचे एसी लगा लेते हैं, फिर उसी के सामने चटाई लगा लगा सो रहे हैं, क्योंकि वो एसी अपना काम ही नहीं कर पा रहा। व्हाट वाज द वर्क ऑफ एसी? एसी का काम था पूरे रूम को एयर कंडीशन करना। तो होता क्या था? बेसिक फंडा, एसी ने उसके सामने की हवा को किया ठंडा, सामने की हवा हो गई ठंडी। जैसे सामने की हवा ठंडी हुई, आपको यह पता है कि जब भी टेम्परेचर कम होता है किसी भी चीज का, जनरली, ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाना कि सिर्फ वाटर में एनॉर्मलस बिहेवियर है, मुझे भी पता है, रुक जाओ। जैसे जनरली कोई चीज ठंडी होती है वो हो जाती भारी, भारी हुई, ग्रेविटी ने कहा रहे मेरे पास आओ, अर्थ ने कहा भारी लोग मुझे पसंद है, भारी लोग को हिलने नहीं दूंगी, तो ग्रेविटी ने उसको खींचा। जैसे वो हवा नीचे आई, नीचे की गर्म हवा ऊपर गई, तो हवा चलने लगी, ठंडी गर्म हवा, ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, एंड दिस इज द वे द होल रूम become cold, and we say it is air conditioner, it is air conditioner, it is not flowing, बहुत बड़ी हवा फेंक रहा है, हवा बहुत ज्यादा नहीं फेंक रहा है, वो कंडीशन कर रहा है। तो दिस इज हाउ एयर कंडीशनर वर्क। द सेम वे जैसे अभी बोला कि पानी का बॉयल होना, नीचे का पानी जो था फ्लेम पे रखा, अच्छा फ्लेम पे रखा, तो आपका फ्लेम पे जैसे नीचे का पानी रखा, तो आपका पानी, नीचे वाला पानी कंडक्शन से गर्म हुआ, प्लेट गर्म हुई थी तो उससे टच में पानी गर्म हुआ, गर्म होके हल्का हुआ, हल्का होके ऊपर गया, पानी ऐसे घूमने लगा, तो इस तरह से पानी घूम रहा होता है। तो इस तरह से हमारा काम होता है। ये प्रोसेस है कन्वेक्शन। पर कन्वेक्शन में मीडियम को फ्लूइड होना चाहिए, सर ने लिखा है, यानी बिना फ्लूइड के काम नहीं चले। लोहा कन्वेक्शन नहीं कराएगा, फ्लूइड होना चाहिए। दूसरा, ग्रेविटी भी होनी चाहिए। अब ग्रेविटी, ये क्या थर्मोडायनामिक्स में फिजिक्स का मैकेनिक्स घुसेड़ देंगे? मैंने कहा हाँ भैया, ग्रेविटी ना होती तो हल्का भारी क्या होता, कौन भारी कौन हल्का कैसे पता चलता? तो हल्का भारी का पता तभी चलेगा जब ग्रेविटी होगी। तो ग्रेविटी यानी ग्रेविटी, अगर स्पेस में हवा का, आपने स्पेस में चले गए और वहां हवा लेके भाई बलून, आपने कहा तुम करो हीट कंडक्शन, का हम नहीं करेंगे, जो गर्म करोगे वही रह जाएगा, जहां गर्म होगा वही रह जाएगा, वो कभी भी ठंडा, वो हल्का, वो एयर कंडीशनिंग नहीं कर सकता। कन्वेक्शन इज द मोस्ट यूजेबल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑन अर्थ। अर्थ पर सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज,
या फिर चाय का ठंडा होना, चाय ठंडी करते हैं हम, चाय को फोर्सफुली भी कभी कभी ठंडा करते हैं, फूफू करते हैं, फूफू क्या करते हैं, क्योंकि उसकी गर्म हवा को निकलती है आराम से, पर आपने तो गर्म हटो यहां से यार, तुमको मैं हटाए पड़ा हूं, तो गर्म हवा को आप खुद ही हटाते हैं, तो अगले ठंडी हवा आती है हीट लेती है, ठंडी हवा आती है हीट लेती है, तो गर्म हवा को आप खुद ही हटाते रहते हैं, तो दिस इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। पर कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन में जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा कन्वेक्शन होगा। इसलिए कभी आपने देखा, आपको भी मैंने कहा था इंजन में होता है सिलेंडर, तो आपकी बाइक में इंजन है, पर इंजन कभी आपने देखा इंजन में कैसा फोटो होता है, ऐसे ऐसे फिन्स बने होते हैं, फिन्स बने होते हैं, ये ऐसे फिन्स बने होते हैं, आपने देखा होगा शायद, फिन्स बने होते हैं। ये फिन्स क्यों बने होते हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और आपका कन्वेक्शन बहुत जल्दी, इंजन बहुत गर्म ना हो, ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो दिस इज हाउ कन्वेक्शन के रेट को बढ़ाया जा सकता है। चाय को भी तो प्लेट में रख, चाय को भी प्लेट में रख दिया कि भैया बच्चों के लिए, हाँ, जल्दी ठंडी हो जाएगी, जल्दी जल्दी है, जल्दी है भैया, मेरे 2 मिनट बचे, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, चाय जब पीनी है तो भैया हम कप को प्लेट में डाले, एरिया बढ़ा और किया, दोनों काम किए और जल्दी चाय उलग गए, तो हम पी गए हमारी चाय। अब लोगों ने कहा अच्छा, सन से भी तो वार्मथ आती है, सन से भी तो गर्मी आती है, कन्वेक्शन से आती है, कंडक्शन से आती है। मैंने कहा गजब बात पूछ ली तुमने, तो ये हमें समझ में नहीं आया था कि क्या होता है, सन से क्या होता है, ये तो आज भी ढंग से समझ में नहीं आया कि क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पर छोड़िए, उसमें नहीं घुसेंगे। पर सन से यानी कई बार ऐसा होता है, एनर्जी है, हमने ऑब्जर्व किया, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर विदाउट मीडियम ऑल्सो, दैट इज हैपनिंग, वी कैन नॉट डिनाई इट, इट इज हैपनिंग, इट इज एविडेंट, वी हैव सीन दैट द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ, एंड वी नो देयर इज नथिंग इन बिटवीन, द लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज देयर, नो एटमॉस्फेयर इज देयर, एटमॉस्फेयर एंड्स एट सर्टेन किलोमीटर्स आउट ऑफ अर्थ, उसके एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं है, फिर क्या हो रहा है, तो फिर एनर्जी चलती है विदाउट मीडियम, और हमने उसका नाम दिया रेडिएशन, एंड लेटर वी रियलाइज कि दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ब्ला 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 ब्ला, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, लेट्स मूव। यही तो जीरो देख लो, ये तो कर लिया, फर्स्ट लॉ हमने डिफाइन कर दिया, अब ये सेकंड लॉ को थोड़ा सा बोलिए कि मैं भी तो थक रहा हूं। Heat flows from the hot to cold, and यहीं पर इंट्रोड्यूस होती है एंट्रोपी, जिसके बारे में सर अभी बता रहे थे, इसके बाद अभी थोड़ी देर बात करेंगे। तो सेकंड लॉ कहां से आया है? जब फर्स्ट लॉ में कुछ ड्रॉबैक्स आने लगे कि यार क्या फर्स्ट लॉ के हिसाब से, देखो यार बेटा, फर्स्ट लॉ जैसा कि बताया गया था अभी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या किसी तरीके से कि क्या मैं इसको कभी जीरो कर दूं? कभी तो ऐसा हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ भी पैसे ना खाए, पूरा का पूरा काम करके दे दे, 100% जो मैंने उसको पैसे दिए हैं वो पूरा का पूरा मुझे काम करके दे दे, क्या ये पॉसिबल है क्या? तो फर्स्ट लॉ ने बोला हाँ यार ये तो पॉसिबल है, आप किसी भी तरीके से इस डेल्टा यू को जीरो कर दो, यानी कि जो एनर्जी चेंज में जो रखी जा रही है उसको हम अगर जीरो कर दें, और ये बेसिकली टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो अगर आप टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जो हीट है ये कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा फर्स्ट लॉ के हिसाब से सही है, लेकिन जब सेकंड लॉ वाली बातें आई तो इन्होंने कहा नहीं यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। कैसे कि यार कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी इंजन सिर्फ, जैसे कि बाइक में क्या होता है, हम लोग पेट्रोल डालते हैं, वो पेट्रोल क्या होता है, कंबशन होता है, उस कंबशन से उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इस पूरे फिनोमिनन में एक बीच में जो हमारा इंजन रखा है नीचे की साइड बाइक में, वो गर्म हो जाता है, यानी कि कुछ हीट को वो बाहर फेंक रहा है, कुछ हीट को वो बाहर क्या कर रहा है, फेंक रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि वो हीट कभी ना आए, क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या होता है हमारे, कई बार आप लोगों का भी साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब बाइक में बैठे होंगे तो पैर में ऐसा कुछ गर्म लगा होगा आपको, या फिर टच कर दिया होगा आपने, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराया होगा। तो क्या इंजीनियर्स ने ऐसा नहीं सोचा कि क्या वो गर्म ही ना हो इंजन, और जो भी हम पेट्रोल डाल रहे हैं वो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन में चला जाए? तो यहां से इंट्रोड्यूस होता है सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ बेसिकली क्या कहता है? सेकंड लॉ इतनी सी बात कहेगा कि यार हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ हीट तो क्या होगी, बाहर निकलेगी, कुछ हीट तो रिजेक्ट होगी, जो कि एक टाइप से वेस्टेज होगा। जैसे कि बाइक में क्या होता है कि साइलेंसर में से आपने देखा होगा धुआं निकल रहा है, प्लस साथ में हमारा जो इंजन है वो गर्म हो रहा है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं जाकर के वो सराउंडिंग मतलब क्या हुआ, सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट है उसको हमने सराउंडिंग बोल दिया। इंजन के अलावा जो भी पार्ट है वो पूरा का पूरा सराउंडिंग है, तो वहां पर भी वो हीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो सेकेंड लॉ का ये बेसिक सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब जब हमने इस पर फर्दर आगे, एक साइंटिस्ट थे कार्नोट जी,
कार्नोट जी ने आकर के अपना एक आइडियल इंजन पेश किया और उन्होंने इस तरीके का एक इंजन डिजाइन किया कि मैं जो इंजन बना रहा हूं उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम आने वाली। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि भैया हम जितनी हीट दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हमें काम मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें काम मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक हाईली एफिशिएंट इंजन बनाया, उन्होंने एक हाईली एफिशिएंट इंजन बनाया और उस हाईली एफिशिएंट इंजन को ही उन्होंने बोल दिया कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन। फिर उस कार्नोट इंजन से बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आती है थर्मोडायनेमिक्स की, जिसको कहा जाता है एंट्रोपी, जिसको कहा जाता है एंट्रोपी। एंट्रोपी को सर समझाना तो चाहते हैं क्योंकि बहुत मन तो कर रहा है, मैं समझा दूं सर? हाँ बिल्कुल, आप मैं एक बार बीच में बिल्कुल सर। जब सेकेंड लॉ के आने से पहले जैसे फर्स्ट लॉ आया था, तो फर्स्ट लॉ ने कहा कि भैया डेल्टा यू की वैल्यू क्यू माइनस डब्ल्यू है। अब सर जब फर्स्ट लॉ जब आया था, मैं फर्स्ट लॉ पे बात कर रहा हूँ, सेकंड लॉ पे आप बात करिएगा सर। फर्स्ट लॉ जब आया था तो उसने ये नहीं कहा कि कितना क्यू होगा, कितना डब्ल्यू होगा, कितना डेल्टा यू होगा। उसने कहा सिंपल सी बात है कि अगर गैस को पैसे दिए जाएंगे, अगर उसने काम किया तो उनके डिफरेंस से तुम निकाल सकते हो कि अपना कितना रखा। उसने ये नहीं कहा कि मैं ये बता रहा हूं कि वो रखेगा ही रखेगा, वो नहीं रखेगा कि क्या रखेगा, कि ज्यादा रखेगा कि कम रखेगा कि क्या करेगा। तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा कि आई एम गिविंग यू फ्रीडम, कि भैया हीट दूंगा, काम करेगा, उनका डिफरेंस डेल्टा यू होता है। अब वो कैसे काम करेगा, इस चीज को हमने डिफाइन किया, नाम एक दिया प्रोसेस। प्रोसेस क्या था? प्रोसेस का मतलब होता है कि सबके तरीके हैं दुनिया में, डिफरेंट टाइप के एजेंट्स है। कोई एजेंट ऐसा होगा कि 50% प्रॉफिट रखूंगा, कोई एजेंट ऐसा होगा कि वो कहेगा कि मैं 20% प्रॉफिट रखूंगा, कोई एजेंट ऐसा होगा कि मैं 10% प्रॉफिट रखूंगा, कोई एजेंट ऐसा भी होगा कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं रखूंगा, मैं तो बस जनसाधारण के लिए काम कर रहा हूं। कोई एजेंट ऐसा होगा वो कहेगा कि मैं सारे पैसे लेके भाग जाऊंगा। तो ऑन दिस बेसिस दे डिफाइन कि द थर्मोडायनामिक सिस्टम कैन अंडरगो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस। अलग अलग तरीके के, करोड़ों इनफाइनाइट तरीके के प्रोसेसेस हैं जिसमें वो अपने दी गई हीट को काम और अपने पास रखने में बांट सकता है। जैसे कि मान लो एक ऐसा आदमी आया, सर ने कहा मेरा घर बना दो। उसने कहा हाँ सर कितने पैसे लगेंगे? सर ने पूछा, उसने कहा 1 करोड़। सर ने उसको 1 करोड़ पकड़ा है और 1 करोड़ लेके वो फरार। 1 करोड़ लेके फरार, फीस दी और फीस जमा की, इंस्टीट्यूट बंद हो गया फिर। बिल्कुल हो सकता है। तो फीस दी और फीस लेके चला गया भाई साहब। तो ऐसा सिचुएशन जब आ जाता है, ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है, तो आप कहते हैं कि यार इसको हमारा, इसने सब अपने पास रख दिया, काम किए ही नहीं है, ये चोर है, ये चोर है। तो हमने इस प्रोसेस का नाम रख दिया ऐसा चोरिक। तो इस प्रोसेस का नाम है आइसोचोरिक। तो हमने आइसोचोरिक प्रोसेस एक बनाया जो क्या करता है, ये कैसा आदमी है, ये क्या करता है, ये अपने पास आने वाले सारे पैसे खुद रख लेता है, कोई काम नहीं करता, वर्क डन जीरो, ऑल द हीट इज केप्ट बाय दिस। देयर इज अ प्रोसेस, एक ऐसा भगवान टाइप प्रोसेस है। वो कहता है मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा, कुछ भी नहीं रखूंगा। वो सारा हीट जो हमने उसको दी, वो अपना अपना 100% हमारे लिए काम कर दिया उसने। तो हमने उसको नाम दिया आइसोथर्मल, क्योंकि उसकी गर्मी नहीं बढ़ रही है, उसकी औकात नहीं बदल रही है, फाइनेंशियल उसका लेवल बदल नहीं रहा है क्योंकि अपने पास रख ही नहीं रहा है। फिर एक ऐसा आदमी आया, उसने कहा कि तू तो भाई पैसे दे ही मत, मैं तेरे लिए काम कर देता हूं, तू पैसे वैसे छोड़ बेटा, तू पढ़ाई कर, जब तू सिलेक्ट हो जाइयो तो देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ऐसा आदमी आया, तो वो क्या कर रहा है, हमसे पैसे नहीं ले रहा है और हमारे लिए काम कर दे रहा है, खुद पैसे खर्च करके। ऐसे भी सिस्टम होते हैं। तो उसका नाम रखा हमने एडियाबैटिक। तो दीज आर द बहुत सारे इनफाइनाइट तरह के प्रोसेसेस है बेटा। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें जब मिला, हम ये ने सोचा कि कोई सेकेंड लॉ पे जब सर ने बात की तो सर ने क्या समझाने की कोशिश की, डेल्टा यू जीरो क्यों नहीं हो सकता। हमने कहा कि इसको हीट दी, जनरली क्या करते हैं, हीट दी, कुछ काम के, कुछ अपने पास रखा, स्टैंडर्ड है। सर ने, लोगों ने सोचा ये साला अपने पास रख रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, उसको भी जाकर पेट से हाथ निकाल के उसके निचोड़ के ले आए कि भैया हमारा पैसा वापस करो, हमें सब चाहिए, हमारा सब काम करो, हमें कुछ भी ना करो। तो सर ने कहा कि भैया सेकेंड लॉ आया, उसने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको जिसमें आप जो हीट दी उसको, उसका काम कर दिया, उसको कुछ तो उड़ाएगा, वो कुछ अपने पास भले मत रखे,
अपने पास भले मत रखे पर उड़ाएगा जरूर, वो उड़ाता है। यानी कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन इंजन with 100% efficiency. This is what Carnot has said. And here we start talking about the term entropy. Now sir will talk about what entropy is, and then I'll definitely intervene and discuss entropy with sir. But first of all, we have to understand this. तो बेटा एंट्रोपी क्या है, जैसा कि सर ने अभी यहाँ पे बताया था कि हम जिस सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम हमारे लिए क्या है? सिस्टम है हमारे लिए कि अगर ये कंटेनर है जिसमें ऐसा कुछ पिस्टन लगा हुआ है, उस कंटेनर में ये छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मेरे बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके पास में क्या होती है, कुछ ना कुछ फ्रीडम होती है क्या करने की, अपने हिसाब से मूवमेंट करने की। तो बेसिकली उनकी जो डिसऑर्डरनेस है, डिसऑर्डरनेस का मतलब जिस तरीके से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट ही एंट्रोपी कहलाता है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, कितना रैंडम ऐसे तरीके हैं जिससे ये मॉलिक्यूल्स यहां पर मूव कर सकते हैं, उसी को हम एंट्रोपी बोलते हैं सिंपल और सरल भाषा में। अब मान लीजिए बेटा कि अगर ये गैस है, अच्छा गैस के साथ ही अगर मैं एक और कंटेनर बना दूं और इस कंटेनर में लिक्विड भर दूं, तो आप कुछ सोच के बताइए कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा होने वाली है, यानी कि रैंडमनेस किस में ज्यादा होने वाली है, मॉलिक्यूल की भगदड़ कहां पर। रैंडमनेस मतलब भगदड़। जैसे भी महाकुंभ का मेला हो रहा है तो वहां पे भी क्या हो रहा है, जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा भगदड़ के चांसेस है, मतलब वहां पर एंट्रोपी क्या है, हाई है। तो एंट्रोपी का सिंपल मीनिंग क्या है कि मेजरमेंट है किसका, रैंडमनेस का, किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस के मेजरमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम कहते हैं। जो कि ऑफ कोर्स सी बात है कि गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा भगदड़ मचा सकते हैं क्योंकि इनके पास स्पेस ज्यादा है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से इनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। लिक्विड की एंट्रोपी थोड़ी सी कम होती है। और लास्ट में आता है सॉलिड वाला पार्ट। अरे भैया बेटा, सॉलिड वाले पार्ट में तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और बहुत ही कम होने के कारण से सॉलिड की जो एंट्रोपी होती है वो सॉलिड की एंट्रोपी काफी ज्यादा कम होती है। तो ये एकदम सिंपल सी कहानी है एंट्रोपी के बारे में, जो अपन लोग इस पर्टिकुलर क्लास में समझ सकते हैं। क्योंकि इस पर तो सर बोलने के लिए इतना सारा है एंट्रोपी पर, तो कि कहां से आई है, कैसे आई है, क्या हुआ है। बट आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि जिस तरीके से हम रैंडमनेस कैलकुलेट कर सकते हैं उसका जो मेजरमेंट है बेसिकली एक स्केल पर, वही हमको एंट्रोपी देता है। और एंट्रोपी बेसिकली क्या बताती है, देखो ध्यान से सुनना, कि अभी हमने बात करी है फर्स्ट लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बताया है कि हीट का भैया ट्रांसफर हो सकता है, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये उनके हिसाब से लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। अच्छा, पानी भी नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, मगर फर्स्ट लॉ ने उसकी डायरेक्शन को नहीं बताया, यानी कि ये पेन कहां जाएगा। अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये ऊपर भी जाएगा, छोड़ दूंगा तो नीचे भी आएगा। लेकिन सेकंड लॉ बेसिकली नेचुरल इंस्टिंक्ट के बारे में बताता है कि ओरिजिनली जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। कोई भी जब रिएक्शन चलेगी तो वो ओरिजिनली किधर क्या चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। कई रिएक्शन हम लिख तो देते हैं कि A+B कन्वर्ट्स इनटू C, बट ये जाती ही नहीं है, ये कभी A+B से C बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका नेचुरल इंस्टिंक्ट ही नहीं है C बनाने का। इसका तो इंस्टिंक्ट क्या है कि A भी बनता है बार बार, C से क्या बनेगा, A भी बनेगा। तो सेकंड लॉ का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये नेचुरल इंस्टिंक्ट को बता पाएगा कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा। अब कौन सा प्रोसेस होगा उसको रिलेट किया गया है एंट्रोपी से। कौन सा प्रोसेस नेचुरली अकरिंग है उसको रिलेट किया गया है एंट्रोपी से, कि भैया जहां पर भी एंट्रोपी बढ़ रही है, जहां पर भी एंट्रोपी बढ़ रही है वो प्रोसेस नेचुरली होगा। जैसे कि मान लेते हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ये पिस्टन जो है ये मूवेबल है और इसमें गैस भरी हुई, ठीक है भाई। अब दो केसेस यहां से हो सकते हैं, या तो क्या होगा कि ये कंटेनर को बाहर से प्रेशर लगा करके थोड़ा सा और कंप्रेस कर दिया जाए, या फिर ये कंटेनर
अपने आप ही क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। अब देखो दो अलग अलग बातें बोली है। यहां बोला मैंने अपने आप एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि स्पॉन्टेनियसली काम हो रहा है, खुद ब खुद काम हो रहा है, हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बट यहां पर हमने क्या बोला कि इस पर प्रेशर लगा करके, जो गुंडे सर ने बात की थी कि गुंडे आ रहे हैं, वो गुंडे आकर के इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कौन से प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ने वाली है। आप खुद सोचिए कौन से प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ने वाली है। तो क्योंकि यहां पर सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, उसको ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, मॉलिक्यूल को ज्यादा घूमने के लिए जगह मिल रही है, तो इनकी रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी। और इसीलिए इस केस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी और इस केस में एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो नेचर ये कहता है कि भैया हम तो सारे काम उसी तरीके से कर सकते हैं जहां पर एंट्रोपी क्या हो सके, बढ़ सके। जैसे आप लोग वाटरफॉल जाते हैं तो वहां पर भी झरना ऊपर पहाड़ों से आते हुए नीचे गिरता है और गिरते ही फैल जाता है। फैलने का मतलब क्या हो गया है कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रैंडमनेस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो नेचुरली वही सारे काम होते हैं जहां पर एंट्रोपी बढ़ सके, ना कि घट सके। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि सेकंड लॉ में करी गई। बहुत ही बढ़िया सर। सर ने जो बात बोली बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं कि अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं यहां पे कि NaCl प्लस H2O विल गिव NaOH प्लस HCl, मैंने ये रिएक्शन लिखी सर। बिल्कुल सर। ये रिएक्शन केमिकली जब मैं लिख रहा हूं, फंडामेंटली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखें, कैलकुलेशन ऑफ एटम्स देखें, सब कुछ देखें, हर तरह से ये रिएक्शन फिजिबल दिख रही है हमें। बिल्कुल। अगर हमें नहीं पता है तो अगर हमें केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिखने आते हैं तो हमें पता है कि ये रिएक्शन में कोई गलती सही नहीं है, है, बिल्कुल सब कुछ सही है, बिल्कुल सर, सब कुछ सही है यहाँ पर। और हम ये सोचे कि भाई एक लोअर टेम्परेचर की चीज थी, इसका टेम्परेचर लोअर था और इसका टेम्परेचर हायर था, इसका टेम्परेचर हायर था। हमने कहा यहां से हीट यहां गई, इसका टेम्परेचर TL/2 हो गया और कम हो गया, इसका टेम्परेचर 1.3 TH हो गया और बढ़ गया। तो हमारी मैथ्स की इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, मैथ्स की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इतनी हीट गई। पर रियलिटी में ना ये होता है ना ये होता है। तो लोगों ने इसको समझाने के लिए कहा कि यहां कह रहे हैं कि भैया हीट हमेशा हायर से लोअर बनती है, यहां कहते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अलग अलग तरीके की राय अलग अलग जगहों पे दे रहे थे। तो किसी ने बोला क्या कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक यूनिफाइड थ्योरी है, कोई एक ऐसा फंडामेंटल बात है जो मैं कहूं कि यार ये हमेशा इस तरह से करना चाहता है। यहां पे कहोगे, यहां कहोगे हीट हायर से लोअर में फ्लो करना चाहती है, यहां कहोगे कि स्टेबल होना चाहता है, वहां कुछ और कहोगे, वहां को फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी खींचना चाहती है। अरे सब अलग अलग बकवास जो कर रहे हो, क्या कोई यूनिफाइड बात बोल सकते हो, कोई ऐसी बात बोल सकते हो कि अपने आप क्या चीजें अपने आप होती है, इसको पेन को छोड़कर ये अपने आप नीचे क्यों जाता है। आपने कहा अर्थ अट्रैक्ट करती है, हाँ ठीक है, यहाँ अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, वो स्टेबल है, या हायर लोअर, हर जगह अलग अलग बात कर रहे हो, पर क्या कोई यूनिफाइड बात बोल सकते हो। ये जो यूनिफाइड बात सर ने बोली वही कहानी है एंट्रोपी की। अब सर ने बोला कि दुनिया में कोई भी फिनोमिनन अगर हो रहा होगा, कोई भी फिनोमिनन हो रहा होगा, तो नेचर हमेशा एक ही चीज चाहती है, एंट्रोपी बढ़ाना, एंट्रोपी बढ़ाना चाहती है। तो एंट्रोपी बढ़ने से, अगर कोई चीज अपने आप हो रही है तो उसके अपने आप होने में एंट्रोपी बढ़ रही होगी। कोई चीज अगर आप फोर्सफुली कर रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी भले घट रही हो। फोर्स, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने कहा फोर्सफुली कर रहे हैं तो आप भी तो नेचर का ही पार्ट है सर। आपने कर दिया, आपने कहा धक्का दे दिया, हमने कहा ठीक है इसकी एंट्रोपी घट गई, मैं मान गया सिस्टम की घट गई, लेकिन अभी भी तुमने काम किया ना, तो तुम्हारी एक सराउंडिंग की कुछ मिला के बढ़ी होगी, क्योंकि बाहर की हवा को थोड़ा फ्रीडम मिला, इसको जगह कम मिली तो बाहर की हवा थोड़ी मजेदार बढ़ी, उसको मजा आया, तुम कुछ थक गए, तुम्हारी एनर्जी थोड़ी रिलीज हुई, तुम भी थोड़े लूज हुए, तो भगवान ने कहा कि कुछ भी हो जाए सब मेरे नेचर का पार्ट हो, कोई ऐसा नहीं कर सकता, इस दुनिया में पत्ता नहीं हिल सकता अगर एंट्रोपी ना बढ़े। तो सिर्फ एक रूल है दुनिया में, कुछ भी हो जाए, बम फाड़ दो, बम तुम फट गया, न्यूक्लियर बम फट गया, लेकिन कुछ भी हो जाए एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ेगी। यानी एनीथिंग विल हैपन, दिस अ फंडामेंटल थिंग व्हाट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमें पढ़ाई जाती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बड़ा लॉ ही नहीं है फिजिक्स का, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। वो कहता है कि दुनिया में कुछ हो जाए,
पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी तो भाई साहब बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार हर इंस्टेंट पे, मैंने पैर ऐसे किया एंट्रोपी बढ़ी, मैंने पैर नीचे किया एंट्रोपी बढ़ी, मेरी घट सकती है, उसकी घट सकती है, तुम्हारी घट सकती है, उसकी घट सकती है, पर पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। लोगों ने फिर कहा कि एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी को सर ने कहा कि सर ने समझाया बड़ा बढ़िया तरीके से कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। हमने जब गैसेस के ऊपर, सॉलिड्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स में देखा, हम हो सकता है कि तुम्हारे विचारों में नहीं बता सकता कि किस तरह से एंट्रोपी होगी, पर मोटा मोटा हमने देखा यार कि तुम्हारे पास कितना, भगवान चाहते हैं, नेचर चाहती है कि तुम्हारे पास फ्री विल ज्यादा से ज्यादा हो। जितनी ज्यादा फ्री विल होगी, यानी कि तुम अपनी स्टेट में जिसमें हो, उससे तुम कहां क्या 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 काम कर सकते हो। जैसे तुम मॉल में गए कुछ पैसे लेकर, मॉल में गए कुछ पैसे लेकर, तो तुम मॉल में जब गए पैसे लेकर, तो कितनी तरीकों से तुम पैसे खर्च कर सकते हो, यानी तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी है, वो रैंडमनेस है कि तुम ये भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो, ये भी 5,000 लेके गए तो उतनी चीजें खरीद सकते हो। 1 करोड़ लेके जाओगे तुम्हारे पास रैंडम बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ये खरीद सकते हो। ये जो रैंडम, हाउ मेनी वेज you have to live, do that particular thing, to live in that particular state is called randomness। तुम नहा के आए, टॉवेल तुम्हारे पास है, घर पे मान लो घर वाले नहीं है, उस दिन बाहर मम्मी पापा कहीं गए हुए, तुम टॉवेल नचा के पंखे पे फेंक दिए, तुम टॉवेल उठा के बेड पे डाल दिए, टेबल पे डाल दिए, टॉवेल के रखने करोड़ों पे है, तो तुम कहोगे बहुत मजा आ रहा है, एकदम जिंदगी सही चल रही है, एंट्रोपी तुम्हारी, रैंडमनेस हाई है। पर मम्मी है तो नहीं भैया, बाहर जाके बालकनी में या बैकयार्ड में या छत पे यू हैव टू, आपको हैंग करना पड़ेगा टॉवेल, या लॉन्ड्री बैग में डालना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू द प्रॉपर थिंग, तो आपकी रैंडमनेस कम है। तो रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी नाइव वे ऑफ सेइंग दैट इट इज जस्ट अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इट इज एक्चुअली फार मोर देन दैट। इसलिए मैंने, सर ने कहा और मैंने भी कहा कि एंट्रोपी पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा कहानी हो जाएगी। आप ऐसे समझिए कि एंट्रोपी आप कब बढ़ा रहे होते हैं, मोटा मोटा आप इस तरह समझिए कि जब आप किसी घनी एनर्जी को तोड़कर छोटी छोटी एनर्जी में बदलते हैं तो आप एंट्रोपी बढ़ा रहे होते हैं। ये कुछ अजीब सी बात है कि आप एक बात समझिए, आपके पास 500 का नोट है सर, और आपके पास लोग मांगने आ रहे हैं पैसे, तो आप 50 लोगों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपने आपकी अपनी एंट्रोपी कैसे बढ़ाएंगे? आप ज्यादातर लोगों को दान देना चाह रहे हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान, कितना दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान। अगर से 500 का नोट है, 500 का नोट है, तो आपके पास एक ही तरीका, एक आदमी को किसी दे पाओगे। आप गए छुट्टे कराने और आपने उससे 1-1 रुपए के 500 सिक्के कराए, तो उस बंदे ने जब आपके लिए ये काम किया तो उसने आपकी एंट्रोपी बढ़ा दी। उसने कहा अब तुम ये 1-1 रुपए के सिक्के के अरेंजमेंट जो है बांटने के, वो कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन जितना यूनिफॉर्म करेगा, वो नेचर का लॉ है। दुनिया में टाइम क्या होता है, क्यों स्पेस बढ़ रहा है, यूनिवर्स क्यों घट रहा है, सब सवालों का आंसर इसी एंट्रोपी में छुपा हुआ है। एंट्रोपी बहुत खतरनाक चीज है, लिटरली खतरनाक चीज है, उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं आ सकते। पर हाँ, ये बात समझिए, एंट्रोपी की परिभाषा ये ऐसे समझ लीजिए, ये एंट्रोपी बढ़ने का मतलब खुशियां बढ़ना है। जैसे घर वाले पुराने जमाने में कहा जाता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। केमिस्ट्री में मास्टर जी क्या कहेंगे, जो भी होता है एंट्रोपी बढ़ती है, तो अच्छे के लिए होता है, वो कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हम बोलते हैं जो भी होता है एंट्रोपी बढ़ती है। कुछ भी हो, तुमने घूसा मारा एंट्रोपी बढ़ेगी, तुम मार खाए एंट्रोपी बढ़ेगी, तुम्हारी भले घट जाए, उसकी भले घट जाए, किसी की हो जाए, पर यूनिवर्स की बढ़ेगी। कुछ भी होता है एंट्रोपी बढ़ेगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद यही कहानी है सर। बिल्कुल हाँ सर, ये हीट इंजन के बारे में थोड़ा सा समझाइए कि इंजन कैसे काम करता है और क्या इसका वो। जी हाँ, लिखा हुआ है कि हीट इंजन कन्वर्ट हीट इनटू द वर्क। जैसा अभी मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी दिया था कि जो कार इंजन लिखा हुआ है या बाइक इंजन लिखा हुआ है, सिंपल मीनिंग क्या है कि मान लीजिए हमारी कार है और ये उस कार का इंजन है, ये उस कार का इंजन है। अब हम कार में क्या क्या करते हैं, जाते बैठ जाते हैं, बैठते ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते ही क्या होता है, हम कार में भरवा रहे हैं पेट्रोल, तो इसमें रखा हुआ है, यहां से पाइप के साथ जा रहा है, और ये कहां जा रहा है बेटा, पेट्रोल टैंक में जा रहा है, पेट्रोल टैंक में जा रहा है।
जैसे ही मैंने क्या किया, कार को बटन दबाया या चाबी घुमाई, वो इग्निशन मोड ऑन हुआ, इग्नाइट हुआ, यानी कि हल्का सा कंबशन हुआ पेट्रोल का। अब वो कंबशन होते ही, उस कंबशन में कोई भी चीज जब कंबशन कराई जाती है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो पेट्रोल गया इंजन के पास, यहां से इंजन ने क्या किया, कंबशन करने का काम हुआ। अब कंबशन करने के बाद इस इंजन ने क्या किया, इसकी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया कौन सी एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, जिसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। हमने एक्सेलरेशन बढ़ाया, गाड़ी भू आगे भाग गई हमारी। कब तक भागती रहेगी, जब तक ये पेट्रोल इसमें जाता रहेगा तब तक ये इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, और जैसे ही पेट्रोल खत्म हो जाएगा वैसे ही गाड़ी इंजन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना बंद कर देगा, और उसके बाद गाड़ी आपकी वहीं ठहर जाएगी, जाम लग जाएगा। सही बात है। तो सेम तरीके से इंजन काम कर रहा है कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इस कन्वर्जन में वो कुछ हीट को रिजेक्ट कर रहा है। जैसा कि अभी बात की हमने कि फर्स्ट लॉ की तो हम बात कर नहीं रहे, अब तो हम सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में उसने कुछ हीट को रिजेक्ट किया, यानी कि मैं चाहता हूं कि यहां मैंने जो भी पेट्रोल डलवाया वो पूरा का पूरा कभी भी यहां पर कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी इंजन पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। हमें उसको रिपेयर करवाना पड़ता है, बार बार रिपेयर करवाना पड़ता है, जिससे कि क्या हो, वो कम से कम हीट रिजेक्ट करे, क्योंकि ये तो वेस्टेज है। जो भी हिस्सा में पैसा खर्च कर रहे हैं ये उसका वेस्टेज जा रहा है, बचा हुआ काम हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो इंजन होते हैं गाड़ियों के, कार के, ट्रक्स के, या फिर कोई भी जो हम बात कर रहे हैं लाइक मशीनरीज के या फैक्ट्रीज में भी जो काम हो रहा है, वहां भी इसी तरीके का काम हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। की टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, जो दोनों बॉडीज है उन दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, उसी पर डिपेंड करती है किसकी एफिशिएंसी, इंजन की एफिशिएंसी। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है। कार्नोट जी ने ही सबसे मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन बनाया है। उसके बाद जो भी, वो भी सिर्फ हाइपोथेटिकल इंजन, ऐसा कुछ बना के नहीं गए वो कि वायरिंग जोड़ के या फिर ऐसा कुछ बना करके, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल इंजन बनाया कि यार अगर ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें तो क्या हम इंजन बना सकते हैं, बनाया उन्होंने, और बना के एक हाइपोथेटिकली फिनोमिनन दे दिया जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। बाकी सारे इंजन की एफिशिएंसी दुनिया में उससे कम है, क्योंकि बाकी सब रियल इंजन से, और वो एक आइडियल इंजन। बिल्कुल। अब जैसे इसमें एक बहुत लास्ट लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, रियर इंजन लूजेस हीट। कई बार आपने सुना होगा कार की जब हम बात करते हैं सर, तो कार के इंजन में हम हॉर्स पावर की बात करते हैं। हाँ, तो हम टर्म यूज करते हैं बीएचपी। तो अगर आप थोड़े सा मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप दो टर्म और यूज करेंगे, एक टर्म होगा आईएचपी और एक टर्म होगा एफएचपी। एक्चुअली आईएचपी क्या होता है, इसको कहते हैं इंटरनल हॉर्स पावर। ये वो पावर है जो इंजन ने जनरेट की हमारे लिए, यानी कि बाकी लॉसेस तो हो ही रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, और इसमें यहाँ पे लिखा है कि फ्रिक्शन और अदर इनएफिशिएंसीज के कारण भी लॉस होता है। ये आपने जो लिखा है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो जो आईएचपी है वो सब जो क्या कहते हैं हाई जगह से लेके लो जगह बेचने के बाद जो बचा हुआ हमें देने वाला था उसको कहते हैं इंटरनल हॉर्स पावर। उसके बाद भी कुछ इतना हमें देता अगर फ्रिक्शन ना होता, फिर उसमें अंदर ही अंदर कुछ फ्रिक्शन के कारण लॉस हो जाता, खुद भी फ्रिक्शनल लॉस, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। इंटरनल हॉर्स पावर उसने बनाया, खुद खा गया फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, और हमें जब देता है बाहर तो वो हमें रियलिटी में हमें पावर मिलती है। इसका उसका पता हम कैसे लगाएंगे कि अगर वो पूरी ताकत है तो उसको रोकने में हमें जितनी पावर लगानी पड़ेगी वही उसकी ताकत होगी। इसलिए हमने उसका नाम रखा ब्रेक हॉर्स पावर। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बीएचपी। तो व्हेन यू से बीएचपी इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट इज आईएचपी ऑफ एफएचपी ऑफ द सिस्टम, बिकॉज अगर आईएचपी और बीएचपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपका इंजन पेट्रोल ज्यादा पिएगा और आपको हॉर्स पावर कम देगा। बीएचपी ज्यादा है अच्छी बात है, पर आईएचपी उससे बहुत ज्यादा हुआ तो ये बहुत लेस एफिशिएंट इंजन होगा। इसलिए हायर बीएचपी में जो बड़े बीएचपी गाड़ियां होती है उनमें वैसे भी पेट्रोल एफिशिएंसी बहुत खराब होती जाती है, क्योंकि उसमें आईएचपी और एफएचपी का डिफरेंस जो एफएचपी है वो बढ़ता जाता है। दैट्स व्हाई हायर हॉर्स पावर की गाड़ियां जो होती हैं वो काफी कम माइलेज देती हैं, क्योंकि उसमें एफएचपी भी बढ़ता जाता है, लॉसेस भी बढ़ते जाते हैं। ये मैंने बीच में इसलिए इंफॉर्मेशन दे दी क्योंकि हमें पता होना चाहिए। और सर के पास भी एक गाड़ी है जो भी कम माइलेज देती है। अगली चीज, रेफ्रिजरेशन उल्टा काम करता है।
रेफ्रिजरेशन ठंडी जगह से हीट लेकर, ऑब्वियसली आपको पता रेफ्रिजरेशन का मतलब जो आपके रेफ्रिजरेटर में अंदर खेल हो रहा है या एसी के अंदर जो खेल हो रहा है, उसमें क्या करता है वो, आपका एसी क्या करता है, आपका कमरा ठंडा से और ठंडा करता है, यानी ठंडी जगह से हीट खींचता है, बाहर एग्जॉस्ट यूनिट लगा हुआ है, बाहर जो आउटर यूनिट लगा हुआ है उससे गर्म हवा निकल रही है, तो ठंडी जगह से हीट लेता है और आपका बाहर गर्मी है, बाहर और गर्मी है, वहीं उसी में और गर्मी छोड़ रहा होता है, तो वो गरम गरम जगह पे हीट छोड़ रहा होता है। तो इस काम के लिए हमें उस पर काम करना पड़ता है, हमें इस सिस्टम पे काम करना पड़ता है। जब हम उस सिस्टम पे काम करते हैं, उस पे काम करते हैं, वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। तो ये उल्टा काम कर रहा होता है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल इंजन साइकिल का एकदम उल्टा होता है। ये भी अपने पास कुछ नहीं रखता, लेकिन ये एनर्जी खर्च करवाता है हमारी, हमें कोई आउटपुट नहीं देता, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे लेता है। तो ये हमारा, ये दोनों ही के दोनों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करते हैं। एंट्रोपी और इरिवर्सिबिलिटी पे, अब हमारे पास इंट्रोपी पे तो मैंने आपसे पहले कहा बहुत सारी बातें हम जो कर सकते हैं, पर एज वी आर heading towards the end of the session, आज के लिए आप सभी को बाय रहेगा। enjoy your life, you find it enjoyable, otherwise make it, because सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना मेरे बच्चों। बाय 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 बाय।